हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे कह रहे होंगे और जम की पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अमृत है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। भाई आज हम होम्योस्टेसिस चैप्टर पढ़ेंगे जो एमडी केट के अंदर मौजूद है आपका। ठीक है, 2025 के अंदर एड किया है आपका। ठीक है, होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो बेसिकली हम फेडरल बोर्ड से देख लेते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे तकरीबन आपके 5 या 4 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। ठीक है, आपके एमडी केट के अंदर होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या है। ओवरऑल मैंने जो मेडिसिन बोर्ड की लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं, वो भी मैंने आपको अपलोड की हुई है। तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि जो इंटरनल जो आपकी बॉडी के का इन्वायरमेंट है उनको क्या करना, मेंटेन करना। ठीक है, हमारे पास दो किस्म के इन्वायरमेंट होते हैं। एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है भाई। ठीक है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जहां पर ऑर्गेनिज्म रहता है, और एक वो इंटरनल एनवायरनमेंट है जहां पर उनके जो टिश्यूज है जैसे कि आपकी सेल्स हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो किस्म के एनवायरनमेंट हो गए। एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जहां पर जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, और एक इंटरनल एनवायरनमेंट है जिसमें उसके जो टिश्यूज हैं या सेल है वो रहते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे वेरिएबल कंडीशन आ जाती है, जैसे कि एटमॉस्फेयर आपका। ठीक है, मरीन या कुछ फ्रेश वाटर भी आ जाते हैं। ठीक है, अब जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो किस तरह से बनता है, वो एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह सकते हैं या जिसको आप टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, जो क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। बेसिकली जो इंटरनल आपका जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से बनता है कि आपकी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या आप जिसको टिश्यूज फ्लूइड कहते हैं, वो क्या करते हैं, सराउंड करते हैं या बात कर रहे होते हैं। ठीक है, टिश्यूज को। और आपकी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ कह रहे होते हैं, वो लिम्फ या जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट हो रहा होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है बॉडी ब्लड का, जो ये बेसिकली प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जो तकरीबन 55% होता है। ठीक है, इसको आपको नोट करेंगे। भाई होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? होम्यो का मतलब सेम, स्टेसिस मतलब टू स्टे, मतलब बॉडी को सेम कंडीशन के अंदर रखना, वो क्या कहलाती है, कंडीशन होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस एक किस्म की टेंडेंसी है किसी ऑर्गेनिज्म की या सेल की, ताकि वो रेगुलेट कर सके अपनी इंटरनल कंडीशंस को। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस एक किस्म की टेंडेंसी है किसी ऑर्गेनिज्म की या किसी सेल की, ताकि वो रेगुलेट कर सके अपने इंटरनल कंडीशंस को। जैसे कि इंटरनल कंडीशंस के अंदर क्या क्या है, केमिकल कंपोजिशन है बॉडी का, फ्लूइड, केमिकल कंपोजिशन बॉडी का फ्लूइड है, और मेंटेन किया जाए हेल्थ, आपकी जो सेहत है, और उसके बाद कुछ काम है आपकी जो बॉडी के जो काम है और आपकी जो सेहत है उसको मेंटेन रखा जाए रिगार्डलेस आउटसाइड कंडीशन। अब देखो क्या है, रिगार्डलेस ऑफ आउटसाइड कंडीशन, मतलब बाहर जो भी कंडीशन हो। ठीक है, एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट जैसा भी हो, लेकिन आपका जो इंटरनल बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसके अंदर कोई चेंजिंग ना होनी चाहिए। जैसे कि अगर बाहर धूप ज्यादा हो रही है, बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। आपकी बॉडी क्या चाहती है, आपकी बॉडी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है, आपकी बॉडी मेंटेन रखती है। तो वो किस तरह से मेंटेन रखेगी कि वो कुछ ऐसे कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करेगी जिससे वो क्या करेगी, अपने आप को कांस्टेंट रखेगी। कांस्टेंट रखने को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, हो गया था। अब होम्योस्टेसिस की कुछ एस्पेक्ट है, जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो वर्ड का मतलब होता है ऑस्मेटिक। ऑस्मोटिक मतलब होता है जो सोल्यूट हो। ठीक है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है उसको हम कहते हैं सोल्यूट हो, या साल्ट हो उसको हम ऑस्मो कहते हैं। और रेगुलेशन मतलब जो साल्ट और जो सोल्यूट हो उसको रेगुलेट करना, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको रेगुलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्मो का ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो भाई मेंटेन करना कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन के, अगर आप मेंटेन कर रहे हैं कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन, ऑस्मोटिक कंडीशन के अंदर आपका पानी है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, उसको अगर आप कांस्टेंट मेंटेन रख रहे हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो वो कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो भाई आपकी लेस आपकी बॉडी के अंदर जो पानी है, ठीक है, आपके सेल के अंदर तकरीबन जो पानी होता है वो 70 से 90% है, अगर वो कांस्टेंट है, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर सोल्यूट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम है, ठीक है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, और बहुत सारे ऐसे आयन है, और उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, उस एस्पेक्ट को, बेसिकली वही है होम्योस्टेसिस, लेकिन वो जो एस्पेक्ट है उस एस्पेक्ट को आप कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, तो देखो एनिमल्स जो हमारे पास है मेरे बच्चे, एनिमल्स दो तरह के होते हैं, या तो वो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं या ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं।
अब ये वर्ड समझना बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए कि क्या है भाई ऑस्मो रेगुलेटर। वर्ड का मतलब होता है कि ऑस्मो रेगुलेटर एक वो ऑर्गेनिज्म है, वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। जबकि ऑस्मो कन्फर्मर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कन्फर्मर आप ये केमिस्ट्री के अंदर वर्ड सुनते हैं जब आइसोमेरिज्म बनते हैं, ठीक है। एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, इस तरह से। तो ऑस्मो कन्फर्मर मतलब होता है जो एक ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का इंटरनल सॉल्यूट की कंपोजिशन वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंपोजिशन के इक्वल हो, बराबर हो, आइसोटोनिक। बेसिकली ये कंडीशन क्या होती है, आइसोटोनिक कंडीशन हो, ऐसे को हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। और ज्यादातर जो ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं ये नेरो रेंज के ऊपर रहते हैं, ठीक है। और ज्यादातर ये जो ऑस्मो कन्फर्मर आपके पास मरीन आते हैं, ठीक है, मरीन जो ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं और ये नेरो रेंज के ऊपर होते हैं, ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। जबकि ये वाइड रेंज के ऊपर होते हैं, इसके अंदर आपके पास मरीन भी आ सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी आते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं वो भी हैं, इक्वेटिक आ सकते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अब दोबारा बात करते हैं कि ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर है क्या भाई, इसकी थोड़ी डिटेल बात करता मैं कि ऑस्मो रेगुलेटर मैंने बता दिया कि वो एनिमल्स जो क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे अपनी बॉडी का इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखने के लिए वो क्या करेंगे, रेगुलेशन करेंगे, रेगुलेट करेंगे कि वो एनिमल जो मेंटेन करें अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग, जो भाई जो डिफरेंट है सराउंडिंग की, जो अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो अलग है सराउंडिंग के मीडियम से, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। भाई सब बातों की एक बात ये कि ऑस्मो रेगुलेटर वो एनिमल हैं जो क्या करते हैं अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, अपनी बॉडी का जो अपनी बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसको क्या करते हैं मेंटेन रखने के लिए वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मैकेनिज्म चलाते हैं, ठीक है। ये जो एनिमल होते हैं या तो हाइपोटोनिक होंगे, दो वर्ड आपको समझना है, मैंने ये वर्ड दो वर्ड ये जो आपके पास है, एक हाइपोटोनिक है, ठीक है मेरे बच्चे, और दूसरा है हाइपोटोनिक। अब हाइपो और हाइपर में क्या फर्क है, थोड़ा समझना है आपको। हाइपोटोनिक का मतलब होता है, देखो ये दो वर्ड हम तब यूज करते हैं जब दो सॉल्यूशन हो, ठीक है, जब दो सॉल्यूशन को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होते तब ये दो वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है, सेपरेटली नहीं, इंडिविजुअल के लिए नहीं यूज करते। अब हाइपोटोनिक का मतलब होता है कि जहां पर हाई कंसंट्रेशन वाटर, हाइपोटोनिक मतलब जहां पर पानी ज्यादा हो सोल्यूट कम हो, इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हाइपोटोनिक मतलब जहां पर पानी ज्यादा हो सोल्यूट कम हो, ठीक है। और हाइपर के अंदर क्या कह सकते हैं आपके, जहां पर सोल्यूट ज्यादा हो पानी कम हो। हमेशा याद रखना पानी वहां से वहां जाता है जहां हाईएस्ट टू लो, पानी हमेशा हाई टू लो जाएगा, ठीक है, इस चीज समझे। अगर मैं पूछूं मेरे पास दो सॉल्यूशन है, अगर मैं इस तरह से आप पूछूं कि लेट्स से ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और एक दूसरा सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है बेटा और इसके अंदर वाटर है, ठीक है, और इसके अंदर सॉल्यूट है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अगर मैं पूछूं आपको कि यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो हाइपोटोनिक है, इसके अंदर भी पानी है सॉल्यूट है और इसके अंदर भी पानी और सॉल्यूट है, ठीक है, दोनों के अंदर, ये मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है और इसके लिहाज से, और ये जो है हमारे पास हाइपरटोनिक है। अगर आप मुझे मैं आपसे पूछूं कि बताएं जो नेट जो मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल की वो कहां से, अगर इसको हमने किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर दिया तो आप मुझे बताएं कि जो नेट जो मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल की वो कहां से कहां होगी। तो आपको हमेशा याद रखना है वाटर हमेशा वहां से वहां जाएगा, हाइपो से हाइपर की तरफ जाएगी, मतलब जहां ज्यादा है वो कम की तरफ जाएगा। तो पानी कहां पर ज्यादा है, हाइपो में ज्यादा है, तो वो कम कहां पर है, हाइपर में। तो पानी हमेशा हाइपो से हाइपर में जाता है, कभी भी हाइपर से हाइपो कभी नहीं जाएगा, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ऑस्मो रेगुलेटर तो मैंने बताया या तो उनकी कंडीशन हाइपोटोनिक होगी या हाइपरटोनिक होगी, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। जबकि ऑस्मो कन्फर्मर ऑलवेज आइसोटोनिक होते हैं, मतलब जिनकी इंटरनल आउटर जो एक्सटर्नल होती है वो बराबर होती है। ज्यादातर जो हमारे पास फ्रेश एनिमल्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं ऑस्मो रेगुलेटर के अंदर, ऑलमोस्ट ऑल फ्रेश वाटर एनिमल, आपके पास जितने भी फ्रेश वाटर एनिमल है वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ज्यादातर आपके पास मरीन वर्टिब्रेट, आपके पास जो मरीन वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है, ये वर्टिब्रेट आपका जो कोडेट्स है उनके बाद शुरू होता है, ठीक है, वर्टिब्रेट मरीन जो वर्टिब्रेट है वो सारे आते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल, मरीन वर्टिब्रेट और ऑस्मो रेगुलेटर, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर पूछे कि ऑस्मो रेगुलेटर के अंदर क्या आते हैं तो मरीन वर्टिब्रेट आते हैं और फ्रेश वाटर एनिमल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है भाई हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर है। ये बात मैंने बताया थी कि ऑस्मो कन्फर्मर क्या है, वो एनिमल क्या कि वो एनिमल जो चेंज करे अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, अपनी बॉडी का फ्लूइड को, अपनी बॉडी की फ्लूइड को चेंज करें अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग मीडियम, इसको कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। भाई ऑस्मो कन्फर्मर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एनिमल होते हैं जो अपनी इंटरनल बॉडी का जो फ्लूइड है,
ठीक है भाई, इंटरनल जो बॉडी का फ्लूइड है, लेस ऑफ पानी है, ठीक है, और सॉल्यूट है, उसको चेंज करते रहे, वो चेंज करते रहे अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग मीडियम। भाई जो सराउंडिंग का मीडियम है, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट की लिहाज से अपना जो बॉडी का जो कंपोजिशन, बॉडी की जो सॉल्यूट है या फ्लूइड है, उसको चेंज करते रहे, तो इसको हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। ठीक है, अगर इस तरीके से मैं समझाऊं, लेट्स सपोज अगर कोई भी एक हमारे पास एनिमल है, वो इस मीडियम में रहता है, ऐसे एनवायरमेंट में रहता है जहां पानी है वो ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड को ज्यादा करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड, बॉडी के अंदर पानी ज्यादा, क्यों, क्योंकि वो अपनी जो बॉडी का इंटरनल जो कंपोजिशन है वो सेम रखना चाहेगा एक्सटर्नल एनवायरमेंट से। ऐसे एनिमल को हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। ठीक है, तो ऑस्मो कन्फर्मर क्या होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल जो क्या करे, अपनी ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है, इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो या बॉडी के अंदर इंटरनल जो फ्लूइड है उसको चेंज करते रहते हैं अपनी जो सराउंडिंग मीडियम के साथ, उसको कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। तो ये हमारे पास आइसोटोनिक होते हैं, ये हमेशा चाहते हैं कि यार जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस है, जो टेम्परेचर, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो भी कंडीशन है, जो भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, वो वैसी ही मेरी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। तो बेसिकली आइसोटोनिक मतलब सेम हो रखना चाहते हैं। ठीक है, इनटू देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट से। ठीक है, अब इसके अंदर ऑस्मो कन्फर्मर के अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर सारे आपके पास मरीन इनवर्टिब्रेट, ये चीज याद रखें, जितने भी आपके पास इनवर्टिब्रेट, जितने भी यहाँ पर देखो मोस्ट मरीन वर्टिब्रेट, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, मरीन वर्टिब्रेट है, जबकि ऑस्मो कन्फर्मर के अंदर सारे आपके जो इनवर्टिब्रेट होते हैं, जो आपके पास जो जिसके अंदर कोड मतलब जो नहीं होता, जो कोऑर्डिनेट के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके पास इनवर्टिब्रेट होते हैं वो सारे किसके में आते हैं, जितने भी ऑल मरीन इनवर्टिब्रेट वो आपके जितने भी आपके पास वही जितने भी मरीन इनवर्टिब्रेट हैं वो सारे आपके ऑस्मो कन्फर्मर के अंदर आते हैं। और कुछ फ्रेश वाटर भी हैं, और कुछ फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट भी इसमें आते हैं। ठीक है, और कुछ मरीन वर्टिब्रेट भी आते हैं, याद रखिए, जैसे कि मैगजीन, जिसको हम हैगफिश कहते हैं। ठीक है, और एलास्मो ब्रांच है, एलास्मो ब्रैंक है, जिसमें शार्क और रेज आते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ जाती है। ओके हो गया था। तो ओके, अब देखो क्या होता है कि जब भी हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है, याद रखिए, जब हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है, देन अदर वर्टिब्रेट, तो दूसरे जो वर्टिब्रेट होते हैं उनके जो मरीन के अंदर, जो समुद्र के अंदर जो वर्टिब्रेट रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर तो हैबिटेट को मेंटेन किया जाता है हाई लेवल के ऊपर ऑफ यूरिया और ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड इन द ब्लड। तो बेसिकली ये क्या होता है कि जब हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है अदर देन अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर, भाई जो दूसरे हमारे पास वर्टिब्रेट है उनके अंदर जब हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है, तो जो मरीन में रहते हैं, मरीन जिनकी हैबिटेट क्या मरीन है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हाई लेवल के अंदर यूरिया और एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ये कंपाउंड का नाम याद रखेंगे। ये क्या करते हैं अपने ब्लड के अंदर हाई कंसंट्रेशन के अंदर जमा करते हैं, और ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको हम ऑस्मोलाइट कहते हैं। ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेरे बच्चे हैं उसको हम ऑस्मोलाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं ऑस्मोलाइट, इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये इंक्रीज करते हैं ऑस्मोटिक या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को। ठीक है भाई, तो भाई ये क्या करते हैं, ये आपके पास TMAO और यूरिया है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं ऑस्मोलाइट कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? ओके ओके ना। तो अब ये आपके पास साइंस स्टैटिस्टिक्स के अंदर कुछ चीजें हैं कि ज्यादातर जो वर्टिब्रेट्स है आपके पास, जो ज्यादातर वर्टिब्रेट हैं, तो ज्यादातर जो वर्टिब्रेट है उनके अंदर जो लेवल है यूरिया की वो हाई होती है, हाई कंसंट्रेशन में होती है। ठीक है, तो ज्यादातर आपके पास बच्चे वर्टिब्रेट्स होते हैं। अब उन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो लेवल है यूरिया की जो लेवल है वो हाई होती है, हाई कंसंट्रेशन में होती है। तो बेसिकली जब हाई कंसंट्रेशन में होती है तो ये क्या करती है, डैमेज कर देती है प्रोटीन को। अब जाहिर सी बात है, जब यूरिया, याद रखेंगे ज्यादातर जो आपके पास वर्टिब्रेट होते हैं उन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो यूरिया की कंसंट्रेशन हाई होती है। जब यूरिया की कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से वो क्या करते हैं, प्रोटीन जो है, ठीक है, प्रोटीन को डैमेज करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये चायोट्रोपिक होता है। चायोट्रोपिक मतलब होता है, इसको कायो भी कहते हैं, ये इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो कायोट्रोपिक होता है। कायोट्रोपिक का मतलब होता है ये डीनेचरिंग होता है। ठीक है, तो यूरिया बेसिकली अगर आप ज्यादातर जो वर्टिब्रेट तो उनके अंदर जो यूरिया की लेवल ज्यादा होती है, जब यूरिया की लेवल जब ज्यादा होती है तो वो क्या करते हैं, प्रोटीन को तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि वो कायोट्रोपिक होते हैं। कायोट्रोपिक मतलब डीनेचरिंग होते हैं, तोड़ देते हैं, एजेंट होते हैं, और ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं नॉन कोवेलेंट, आपके जो नॉन कोवेलेंट जो और आयोनिक बॉन्ड होता है अमीनो एसिड के अंदर, उसको रिस्यूड्स होते हैं, मतलब तोड़ देते हैं। लेकिन बट द प्रेजेंस ऑफ ट्राई मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड हेल्प स्टेबलाइज दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल अगेंस्ट द रिवर्स ऑफ यूरिया। बेसिकली
ज्यादातर, अब इसका मतलब समझा मैं बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर जो आपके पास मरीन वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है, तो मरीन वर्टिब्रेट के अंदर जो जब यूरिया हाई कंसंट्रेशन के अंदर हो जाता है भाई, जब यूरिया जब हाई कंसंट्रेशन के अंदर हो जाता है तो वो यूरिया क्या करता है, प्रोटीन को डीनेचर करता है। इसको कहते हैं कायोट्रोपिक। कायोट्रोपिक मतलब डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो वो प्रोटीन का अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, उनको तोड़ रहे होता है, मतलब ब्रेक डाउन कर रहा होता है। तो इसलिए एक कंपाउंड यहाँ पर होता है जिसका नाम होता है TMAO, जिसका नाम है ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। बेसिकली ये क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है, प्रोटीन को तोड़ने से बचाता है। ये एडवर्स इफेक्ट होता है यूरिया का, मतलब यूरिया का उलट है, उसको रोकता है उसके भाई तोड़ने से, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये पूछ लेते हैं भाई TMAO का काम क्या है, तो ये बेसिकली जो यूरिया है उसको, उसका एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम्स फेस बाय ऑस्मो रेगुलेटर। भाई एक तो चीज याद रखें कि जो ऑस्मो रेगुलेटर अब वो प्रॉब्लम फेस करें, क्यों भाई, अब ये याद रखें ऑस्मो कन्फर्मर के कोई भी प्रॉब्लम फेस में, क्योंकि भाई वो जितना जो एक्सटर्नल जितनी भी एक्सटर्नल जो भी कंडीशन होगी उस लिहाज से अपना बॉडी का एनवायरमेंट कर लेंगे। लेकिन जो ऑस्मो रेगुलेटर है वो ऐसा नहीं करेंगे, वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखेंगे, अपनी बॉडी की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। तो ये ऑस्मो रेगुलेटर आपको बैलेंस करते हैं, ठीक है भाई। तो ऑस्मो रेगुलेटर का काम क्या होता है, ये अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी कंडीशन है, सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। बावजूद जो भाई एक्सटर्नल जो टेम्परेचर, एक्सटर्नल जो भी कंडीशन चेंज हो रही हो, ठीक है, ये अपने आप को मेंटेन रखते हैं। तो हमारा तीन तरह के एनिमल है। तो सिंस हमारे पास जो फ्रेश वाटर जो एनिमल है वो हाइपोटोनिक होता है एनवायरमेंट। ये चीज याद रखेंगे, जो फ्रेश वाटर एनिमल है उनका हाइपोटोनिक एनवायरमेंट। अभी मैं समझा दी ये क्या चीज है। देखो बच्चे, मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारे पास एनिमल है, हमारे पास दो तरह के एनवायरमेंट होते हैं, ठीक है, एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट और इंटरनल एनवायरमेंट, ठीक है। तो अगर मैं फ्रेश वाटर एनिमल की बात कर रहा हूँ भाई, अब फ्रेश वाटर एनिमल की जब मैं बात करता हूं तो इसके पास भी दो एनवायरमेंट होंगे, एक इंटरनल एनवायरमेंट होगा, एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट होगा, ठीक है। फ्रेश वाटर का जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है, मतलब बाहर की तरह जो एनवायरमेंट होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ये होता है हाइपोटोनिक। ये चीज याद रखिएगा कि जो फ्रेश वाटर है भाई उसका जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है वो क्या है बेटा, हाइपोटोनिक होता है, ठीक है। और जबकि इंटरनल जो एनवायरमेंट होता है फ्रेश वाटर का, ये बातें याद रखेंगे, जो इंटरनल एनवायरमेंट है फ्रेश वाटर का भाई वो क्या है, हाइपरटोनिक है, ठीक है। तो भाई मैंने अभी बताया आपको कि इंटरनल इसका क्या है, हाइपरटोनिक, और बार बार क्या है एक्सटर्नल भाई हाइपो का मतलब हाइपोटोनिक, मतलब जहां पर बाहर की तरफ इसका पानी ज्यादा है, अंदर इनकी बॉडी के अंदर सॉल्यूट ज्यादा होता है फ्रेश वाटर के अंदर। अब मैंने एक चीज पहले ही बता दी कि वाटर हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ जाता है। तो वाटर इनकी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा कहां पर है, हाइपोटोनिक के अंदर। हाइपोटोनिक मतलब ज्यादा पानी बाहर है, तो ये क्या होगा, पानी जो है इसकी बॉडी के अंदर, जो फ्रेश वाटर एनिमल है उनकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली क्या होगा, एंटर होगा। क्या होगा बच्चे, कॉन्स्टेंटली इंटर होता रह जाएगा। तो यहाँ में लिखा हुआ है कि जो सिंस फ्रेश वाटर एनिमल है वो उनका एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या है, हाइपोटोनिक एनवायरमेंट है। इस वजह से ये पानी जो है इनकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली इंटर होता रहता है। क्यों, क्योंकि भाई इनका बॉडी का इंटरनल जो एनवायरमेंट है वो हाइपोटोनिक होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। और इस वजह से ये क्या करते हैं, फेस करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ साल्ट। अब देखो डेफिशिएंसी साल्ट क्यों है, अब साल्ट तो भाई देखो, अब देखो क्या होते हैं, अब साल्ट की डेफिशिएंसी क्यों होती है, अब मैं बताऊं आपको इसको। अब अभी मैंने बताया कि इनका जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है मेरे बच्चे वो हाइपोटोनिक है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या मेरे बच्चे, एक्सटर्नल एनवायरमेंट हाइपोटोनिक है और इंटरनल क्या है, हाइपरटोनिक है, ठीक है। अब इन साइड जो मतलब इनर साइड क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और बाहर क्या है, वाटर ज्यादा है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब क्या होता है कि जब वाटर आउटसाइड मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से जब इंटरनल एनवायरमेंट की तरफ आता है तो बेसिकली सॉल्यूट तो उतना ही रहता है, लेकिन पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए। जब पानी, अब देखो हम रिलेटिव बात करें, ऐसा नहीं कि सॉल्यूट कम हो रहा, सॉल्यूट उतना ही है लेकिन पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो हम कहते हैं पानी के मुकाबले में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो इस वजह से हम कहते हैं जो हमारे पास जो सॉल्यूट है वो कम हो गया या साल्ट हमारा कम हो गया, ठीक है। तो हम रिलेटिव बात करें, ऐसा नहीं हम इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर रिलेटिव बात कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो ये फेस करते हैं डेफिशिएंसी साल्ट की, तो इस वजह से ये लॉस करते हैं एक्सेस पानी को। क्यों? अभी जाहिर सी बात है, जब पानी ज्यादा इनकी बॉडी के अंदर इंटर हो गया तो ये क्या करेंगे, क्योंकि सोल्यूट कम हो रहा है, मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन रिलेटिव देखा जाए तो कम है, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, पानी को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक्सेस वाटर को लॉस करते हैं और मेंटेन करते हैं अपनी हायर साल्ट की कंसंट्रेशन अपनी इन्वायरमेंट की, अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर कंसंट्रेशन जो सोल्यूट की वो ज्यादा रखते हैं, या साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा रखते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर सोल्यूट तो कम नहीं हो रहा है। बेसिकली सोल्यूट कम नहीं हो रहा है, लेकिन जब पानी इंटर हो रहा है तो पानी और सोल्यूट को हम रिलेटिव देख रहे होते हैं। तो बेसिकली पानी जब ज्यादा है तो सोल्यूट हम उसके रिलेटिव में क्या है, बेसिकली कम हो गया। इस वजह से क्या होता है, पानी को एक्सेस में रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। अब हमारे पास दूसरे एनिमल है, वो मरीन है। अब ये जो फ्रेश वाटर है, इसका उलट केस देखें, वो होता है मरीन में। आपके जो मरीन है, अब मरीन का क्या होता है, मरीन वो है जो समुद्र में पाया जाता है। मरीन एनिमल क्या होते हैं, वो समुद्र में होते हैं। अब इनके भी पास दो एनवायरमेंट है, एक इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है। ठीक है, मतलब इस तरह में बताऊं मैं आपको देखो भाई, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आपके पास दो एनवायरमेंट है। लेट्स ये मेरे पास फ्रेश मतलब जो मरीन एनिमल है, ठीक है, ये इसका एक्सटर्नल एनवायरमेंट है बेचा, और ये इंटरनल एनवायरमेंट है। ठीक है, अब याद रखें ये जो मरीन एनिमल्स होते हैं उनका इंटरनल, याद रखें कि जो मरीन एनिमल्स है उनका जो इंटरनल जो एनवायरमेंट होता है वो हाइपोटोनिकल है। भाई जो फ्रेश वाटर है उसका अगर आप उलट करेंगे तो आपका वो मरीन बन जाएगा। तो भाई इंटरनल एनवायरमेंट जो होता है मरीन वाटर का, वो क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है, जबकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या होता है मेरे बच्चे, हाइपरटोनिक होता है। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, अब मैंने अभी बताया आपको वाटर, अब ज्यादा पानी कहां पर, इनकी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है। और मैंने अभी बताया कि जो वाटर है वो हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मसला ये होगा कि इनकी बॉडी से वाटर जो है वो निकल जाएगा। जब बॉडी से वाटर निकल जाएगा तो ये क्या करेंगे, इनकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे भाई, इनको ये क्या करेंगे, इनको ये फेस करना पड़ेगा, ये ज्यादातर पानी को ड्रिंक करेंगे, ताकि वे पानी है या सोल्यूट है उसको क्या करेंगे, ज्यादातर अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करेंगे ताकि वाटर भी रिटेन रह सके। ठीक है, तो ये फेस करते हैं डिहाइड्रेशन को, ये चीज याद रखेंगे आप। अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, वैसे कॉन्सेप्ट तो दे दिया, अब इसको मैं रीड आउट करता हूँ। तो दूसरा हमारे पास है भाई, ज्यादातर जो मरीन टेलोसिट होता है, टेलोसिट एक ग्रुप है जिसको हम बोनीफिश कहते हैं। भाई बोनीफिश जो एक हमारा मरीन है, ठीक है, तो वो एक ग्रुप है, उसको टेलोसिट किया जाता है। तो इनका हमारा एक्सटर्नल मतलब हाइपोटोनिक होता है सी वाटर के लिहाज से। ठीक है, हाइपोटोनिक मतलब इंटरनल, ये इंटरनल की बात कर रहा है, इंटरनल क्या है इनका, हाइपोटोनिक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, जो ये जो फिशेस है इनके पास टेंडेंसी होती है ये लॉस करते हैं पानी को अपने एनवायरमेंट के अंदर, क्योंकि एनवायरमेंट क्या है भाई, एनवायरमेंट हाइपरटोनिक है। ठीक है, एनवायरमेंट क्या है, हाइपरटोनिक है। तो स्पेशली इनके पास कुछ गिल्स होते हैं, किसके जरिए, देखो पानी किसके जरिए जाता है, गिल्स के जरिए, या एपिथेलियम है उसके जरिए जाता है। तो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं एक्सेस साल्ट इन द बॉडी ड्यू टू द ड्रिंकिंग ऑफ सी वाटर। अब बेसिकली ये क्या करते हैं, इनकी प्रॉब्लम ये कि इनके अंदर एक्सेस साल्ट होता है बॉडी के अंदर। क्यों आप देखो ये चीज याद रखेंगे, अब ये आपको कंफ्यूज करोगे सर एक्सेस किस तरह से, भाई साल्ट तो नहीं ले रहे। अब देखो बच्चे, अब क्या है कि देखो इस चीज को समझा, मैं इस पॉइंट को समझा रहा हूँ कि दे also have प्रॉब्लम एक्सेस साल्ट इन द बॉडी। अभी किस तरह से भाई, देखो भाई क्या है कि पानी है वो सोल्यूट इंटर मतलब जो हमारा पानी है इनकी बॉडी के अंदर ज्यादा आता है। ठीक है, इंटरनल कंडीशन क्या हाइपो है, बाहर की क्या हाइपरटोनिक है। तो बेसिकली क्या होगा, पानी बॉडी से बाहर जाएगा, जब वाटर बॉडी से बाहर जाएगा तो बेसिकली क्या है, पानी की कंसंट्रेशन कम होगी। जब पानी की कंसंट्रेशन कम होगी इसका मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। हालांकि सोल्यूट उतना है लेकिन हम रिलेटिव बात करें, वाटर और सोल्यूट को देखें तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इस वजह से क्या पता है कि एक्सेस क्या होते हैं, साल्ट इनकी बॉडी के अंदर होता है। इस वजह से जब पानी सोल्यूट जब ज्यादा हो जाता है तो पानी दोबारा क्या होता है, ये ड्रिंक करते हैं ज्यादा पानी को। ठीक है, अब ये तो हमारे पास मरीन की बात होगी। और उसके बाद हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल, अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो हाइपोटोनिक होते हैं अपने आउटर एनवायरमेंट, बाहर जो आउटर होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक मतलब होता है कि पानी बाहर ज्यादा होता है, सॉलिड इंटरनल क्या होगा बच्चे, हाइपोटोनिक। तो एवापोरेशन जो पानी की होती है और ये लीड करते हैं डिहाइड्रेशन होती है, और उसके बहुत सारे से प्रॉब्लम फेस करते हैं इन एनिमल को। ठीक है, याद क्लियर है? ओके, अब देखो क्या है, अब ऑस्मो रेगुलेशन की बुनियाद के ऊपर, ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन की बुनियाद के ऊपर तो कुछ एडाप्टेशन जो एनिमल थे उन्होंने कुछ एडाप्टेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फ्रेश वाटर एनिमल की। तो मैंने अभी बताया कि जो फ्रेश वाटर एनिमल जितने भी हैं, ठीक है, तो उनका जो इंटरनल बॉडी का जो इंटरनल जो एनवायरमेंट है वो क्या है, हाइपरटोनिक है। ठीक है, और एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या बचे, हाइपोटोनिक है। ठीक है,
तो ऑलमोस्ट जितने भी फ्रेश वाटर जो एनिमल है वो ऑस्मो रेगुलेटर है, मैंने बताया वो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। और ये जो एनिमल है बच्चे जनरली इनका जो एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल एनवायरमेंट वो क्या है, हाइपरटोनिक है, और टू देयर आउटर जो एनवायरमेंट बच्चे वो क्या है, हाइपरटोनिक है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। अब जाहिर सी बात, ये जो एनिमल है वो ये इनका एनिमल का काम के मतलब ये एनिमल क्या फेस करेंगे, इनकी प्रॉब्लम ये होगी कि ये प्रोड्यूस करेंगे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। ठीक है, अब ये डाइल्यूटेड यूरिन क्यों प्रोड्यूस करता है भाई, अभी मैंने बताया कि इनका जो इंटरनल बॉडी का क्या एनवायरमेंट है भाई, इंटरनल हाइपरटोनिक है और बाहर वाला हाइपोटोनिक है। तो वाटर कॉन्स्टेंटली इंटर हो रहा है, जो वाटर कॉन्स्टेंटली इंटर हो रहा है इसका मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन, भाई सोल्यूट को वाटर को रिलेट करें, सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। दोनों को रिलेटिव देख रहे हैं तो कम हो रही है, इस वजह से ये क्या करते हैं, डाइल्यूट, हम हमारा कंसंट्रेट नहीं है, डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं किसके जरिए, किडनी के जरिए, और रीएब्सॉर्ब करते हैं कुछ साल्ट को जो इनके लिए जरूरी होता है। अब जो साल्ट होते हैं वो कहां से लेते हैं, वो खाने जो फूड है बेसिकली फूड से लिया जाता है, और खान जो फूड आप खाते हैं उनसे साल्ट होते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं। अब ये जो एनिमल है बेसिकली ये क्या करते हैं एक्टिवली, अब एक्टिवली मतलब होता है एक्टिव, एक्टिव मतलब होता है एनर्जी यूज करते हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं साल्ट को फ्रॉम एक्सटर्नल डाइल्यूट मीडियम टू विद द हेल्प ऑफ स्पेशल साल्ट, इसको आयनोसाइड कहते हैं। बेसिकली ये जो एनिमल होते हैं इनके पास ये कुछ साल्ट, हमारे पास कुछ सेल होते हैं, यहाँ कुछ साल्ट सेल होते हैं जिनका नाम है आयोनोसाइट। आयोनोसाइट क्या करते हैं बेसिकली जो आयंस होते हैं उनको क्या करते हैं बच्चे, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से करते हैं, ये एक्टिवली मतलब एनर्जी यूज करके। आयनोसाइट बेसिकली कहां पर पाए जाते हैं, एम्फीबियंस के अंदर होते हैं। एम्फीबियंस की जो स्किल है, सॉरी स्किल नहीं स्किन है, एम्फीबियंस की जो स्किन है वहां पर होते हैं, और गिल्स जो है हमारे पास फिशेस के जो, ठीक है, ये जो गिल्स है वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन मरीन है और एनिमल फ्रेश वाटर एनिमल है, तो बेसिकली फ्रेश वाटर की बात करते हैं। तो देखो ये क्या करते हैं, गेन करते हैं पानी को और कुछ आयंस को किस में, फूड के जरिए। ठीक है, ये तो बता दिया। तो ये इस पानी को और फूड के कुछ आयंस को खा लेते हैं। ठीक है, और ये अपटेक करते हैं साल्ट को किसके जरिए, गिल्स के जरिए क्या करते हैं, अपने जो साल्ट है जैसे कि वो गिल्स का नाम हमारा आयनोसाइट, ठीक है, उसके जरिए। ऑस्मोटिक जो पानी, ऑस्मोटिक जो वाटर है गेन किया जाता है थ्रू गिल्स, और एन अंदर जो हमारा पार्ट है जो सरफेस, अब ये गिल्स के जरिए भी करते हैं, और दूसरा जो इसका सरफेस है वो एपिथेलियम से भी करते हैं। एक्सक्रीशन करते हैं साल्ट आयन को, और लार्ज अमाउंट के अंदर जो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनी से। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मरीन एनिमल। मरीन एनिमल का भाई दो ही चीजें होती है कि मरीन एनिमल वो एनिमल है जिनका एक्सटर्नल एनवायरमेंट बच्चे क्या होता है, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट इनका होता है वो होता है हाइपरटोनिक होता है, और इंटरनल क्या होता है बच्चे, हाइपोटोनिक होता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो मरीन जो होते हैं उनका जो मरीन एनिमल होते हैं उनका जो इंटरनल बॉडी का एनवायरमेंट हाइपोटोनिक होता है, और एक्सटर्नल जो होता है वो हाइपरटोनिक होता है। ठीक है, तो टेलोसिट एक ग्रुप है, बॉनी फिश का जो एक ग्रुप होता है जिसको हम टेलोसिट कहते हैं। ये सारे ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं मरीन एनिमल। ठीक है, जिनका इंटरनल एनवायरमेंट है वो हाइपरटोनिक होता है टू देयर एनवायरमेंट से, और एनवायरमेंट जो टेम्परेचर एनवायरमेंट का जो सॉरी एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है वो हाइपरटोनिक होता है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया बातें। तो ये जो फिशेस है भाई, इनके अंदर जो टेलोसिट के बॉनी फिशेस है, इनके पास टेंडेंसी होती है कि पानी को लॉस करते हैं। जब पानी को लॉस करते हैं किसमें, एनवायरमेंट के अंदर, तो स्पेशली इनकी अब किसके जरिए, अब जो पानी है भाई लॉस हो रहा है, लेकिन किसके जरिए लॉस होता है, वो कुछ खास किस्म के हमारे पास स्पेशली हमारे पास गिल्स हैं। ठीक है, और गिल्स या एपिथेलियम है उसके जरिए करते हैं। तो इन ऑर्डर टू रिप्लेस, अगर हमें रिप्लेस करना है पानी लॉसेस को, वाटर जो लॉस और उसको रिप्लेस करना है, तो ये जो फिश है ये यूजुअली क्या करते हैं, ज्यादा अमाउंट के अंदर ड्रिंक करते हैं, लार्ज अमाउंट के अंदर क्या है पानी, और अनलाइक फ्रेश वाटर भाई। अब ये क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है जब इनकी बॉडी है, देखो इनकी बॉडी का इंटरनल एनवायरमेंट क्या भाई, इंटरनल एनवायरमेंट हाइपरटोनिक, बाहर क्या एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो है हाइपरटोनिक है। तो जो इंटरनल जो बॉडी के अंदर जो पानी है वो एक्स्ट्रा मतलब जो बॉडी के अंदर क्या है पानी ज्यादा है, तो पानी क्या होगा बाहर जाना शुरू करेगा, तो पानी ज्यादा बाहर जाएगा तो क्या होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो दोबारा ये क्या करते हैं, ज्यादातर पानी अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करते हैं। ये फेस करते हैं प्रॉब्लम्स एक्सेस साल्ट की। ठीक है, इनके अंदर साल्ट ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, क्यों होता है, क्योंकि भाई ड्रिंक करते हैं सी वाटर को, अमाउंट एक्सेस जो साल्ट के अंदर आपके पास सोडियम है, क्लोराइड है, कुछ हमारा अमाउंट के अंदर पोटेशियम भी होता है, और ये रिमूव किया जाता है भाई गिल्स के जरिए, गिल्स या एपिथेलियम, और कुछ हमारा डाइवेलेंट आयन है, जैसे कि डाइवेलेंट आयन आपके पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और ये एक्सक्रीट किए जाते हैं किडनी के जरिए।
कुछ फिशेस हैं हमारे पास, उनके पास स्पेशल साल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं इन द वॉल ऑफ रेक्टम, जिसको रेक्टल ग्लैंड कहते हैं। याद रखिए कुछ ऐसे हमारे पास फिशेस हैं जिनके अंदर स्पेशल साल्ट सिक्रेटिंग वाल्स है रेक्टम की, जिनको हम रेक्टल ग्लैंड कहते हैं, और ये रिमूव करते हैं साल्ट को इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, और उसके बाद ये एलिमिनेट किया जाता है बॉडी को ड्यूरिंग इंजेक्शन के जरिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज है भाई टेरेस्ट्रियल एनिमल। अब जो टेरेस्ट्रियल मतलब वो एनिमल जो जमीन के ऊपर रहता है, लैंड एनिमल, ठीक है, जो जमीन के ऊपर रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करो तो ये सक्सेसफुल ग्रुप है भाई। याद रखें कि बाकी मरीन है या फ्रेश वाटर वो इतने सक्सेसफुल ग्रुप नहीं है, ये सक्सेसफुल ग्रुप है एनिमल का जो जमीन के ऊपर रहता है। इसके अंदर आर्थ्रोपोड्स हैं अमंग और इनवर्टिब्रेट्स हैं, और जैसे कि इनवर्टिब्रेट जो आर्थ्रोपोड हमारे पास भाई, इसके अंदर आर्थ्रोपोड्स आते हैं, आर्थ्रोपोड तो हमारे इनवर्टिब्रेट्स है, ये याद रखेंगे। और रेप्टाइल है, बर्ड है, मैमल्स है, और ये वर्टिब्रेट्स है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होती है, काइटिन बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसकी बनी होती है एक्सोस्केलेटन। और आर्थ्रोपोड्स के जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर एक मतलब उनकी जो एक्सोस्केलेटन है भाई, जो इनका जो स्केलेटन है वो बेसिकली बना होता है काइटिन का, और डेड कैरेटिनाइज्ड मतलब कैरेटिन एक किस्म की प्रोटीन है, उसका बना होता है। ठीक है, स्किन इनकी होती है डेड कैरेटिनाइज्ड स्किन होती है। जो इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, इनवर्टिब्रेट ये अडाप्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं पानी लॉसेस को इन बॉडी की। ठीक है, तो डेजर्ट मैमल, जो मैमल्स जो डेजर्ट के अंदर रहते हैं वो ज्यादातर रेजिस्टेंस होते हैं इस रिगार्ड से। ठीक है, तो वो मैमल जो डेजर्ट मतलब जो रेगिस्तान के अंदर रहते हैं जहाँ पर पानी बहुत कम है वहां पर रहते हैं, तो ये रेजिस्ट करते हैं इस को। ठीक है, तो ये टॉलरेट करते हैं अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन बाय स्पेशल मेटाबॉलिक बिहेवियर रिडक्शन। तो ये जो डेजर्ट मैमल्स है बेसिकली ये क्या करते हैं, डेजर्ट जो मैमल होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, ये टॉलरेट करते हैं स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब ये पानी को लॉस से बचाते हैं कि भाई ज्यादा पानी लॉस ना हो जाए। ठीक है, तो किस तरह से होता है, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए और कुछ बिहेवियर जो है उसके जरिए क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे पास बिहेवियर है और कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, अपने आप को रेगुलेट करते हैं कि पानी लॉस ना हो जाए। ठीक है, ओके, तो ये दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। अब ये चीज याद रखेंगे कि एनहाइड्रोबायोसिस क्या है। एनहाइड्रोबायोसिस बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टर है जहां पर जो डेजर्ट मैमल है वो रेजिस्ट करते हैं, मतलब पानी ये टॉलरेट करते हैं अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन, मतलब ज्यादा पानी को डिहाइड्रेट नहीं करते, ज्यादा पानी है उसको रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुछ बाय स्पेशल मेटाबॉलिक होते हैं, ठीक है, और बिहेवियर एडाप्टेशन करते हैं, इस वजह से इसको ग्रुप हो गया इन एनहाइड्रोबायोसिस। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड हमारे पास कहलाते हैं एनिमल एनहाइड्रोबायोसिस। ठीक है, तो अगर ये एमडी के अंदर आएगा कि एनहाइड्रोबायोसिस क्या है, कि वो एनिमल्स है वो मैमल्स, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं अपने जो बॉडी है, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर जो भी सॉल्यूट है, ठीक है, या पानी है भाई, पानी को क्या करना, मॉन्टेन रखना, मतलब उसको एवापोरेट ना करना, उसको टॉलरेट करना होता है। ठीक है, ये चीजें याद होगी। एक्चुअली ये जो एनिमल है भाई, ये एनिमल क्या करते हैं, एनिमल ये फीड करते हैं सीड को ऑफ डेजर्ट प्लांट के अंदर जो सीड है, ठीक है, उनको खाते हैं। इनके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा कैमल है, कैमल के अंदर ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जाता है उसके हेम्प के अंदर। ये जब ये ब्रेक डाउन करते हैं इनको कंपाउंड को, तो पानी रिलीज होता है बाय प्रोडक्ट के अंदर, उसी को इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो एनिमल की वो कैंगरो रेट है। आपको पूछा जाता है कि एनहाइड्रोबायोसिस की बेस्ट मिसाल दे दे, तो वो कैंगरो रेट है। बेसिकली ये कैंगरो तो नहीं है लेकिन एक रेट है, उसकी टाइप है, ठीक है, इसको हम कैंगरो रेट कहते हैं। ये अवॉइड करते हैं दिन की टाइम हीट को और इमर्ज करते हैं रात की टाइम। ठीक है, तो ये दिन की टाइम हीट को नहीं लेते हैं, ठीक है, इमर्ज करते हैं रात की टाइम को। और 90% जो हमारा पानी है ये यूज किया जाता है मेटाबॉलिक वाटर के अंदर, मतलब मेटाबॉलिक वाटर के अंदर, और ड्राइव होता है बेसिकली सेलुलर ऑक्सीडेशन। भाई 90, अब ये ड्रिंक नहीं करते पानी को, तो ये क्या करते हैं 90% अपना पानी है वो सेलुलर ऑक्सीडेशन जो होती है, मतलब जो ग्लूकोज है उसको तोड़कर ये पानी निकालते हैं, फिर वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये तो हमने बात कर ली कि ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में कि किस तरह से हमने एक एस्पेक्ट पढ़ लिया। तो हमने एक एस्पेक्ट आज पढ़ लिया, हमारे पास जो था वो था दैट वाज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट भाई है जो हमारा एस्पेक्ट वो है एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो 3 एस्पेक्ट हैं आपके होम्योस्टेसिस के, तो ये अगर पढ़ लेते तो आपका जो होम्योस्टेसिस चैप्टर है वो एंड हो जाता है।
अब नेक्स्ट हमारे पास है भाई वो है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन का मतलब होता है, एक्सक्रीशन मतलब एक्स मतलब आउट, क्रिएशन मतलब जो बने, ठीक है, क्रिएशन मतलब टू प्रोड्यूस, मतलब हर वो सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट नहीं है, ठीक है, उनको बॉडी से बाहर निकाला जाए, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं हम एक्सक्रिएशन, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन, जो हमारे बॉडी के लिए मतलब फायदेमंद नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाए। अब इसके अंदर एक्सक्रीशन के अंदर ज्यादातर जो हमारा कंपाउंड होता है वो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, ठीक है, वो कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद हो। तो जब भी अब जो ये चीज है मेटाबॉलिज्म होती है, तो मेटाबॉलिज्म के अंदर दो स्टेप होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म होगी और एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म हो रही है इसका मतलब उसके अंदर कोई वेस्ट चीजें नहीं बन रही है, ठीक है, लेकिन जब कैटाबॉलिज्म हो रही है तो उसके अंदर वेस्ट चीज बन रही होती है। अब ये जो वेस्ट चीज है उसको बॉडी से बाहर निकालना है, इस प्रोसेस को आप एक्सक्रीशन कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो प्रोड्यूस करता है कुछ नॉन टॉक्सिक हमारे पास, सॉरी, कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट जो हमारे बाय प्रोडक्ट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, पर्टिकुलरली हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग जो हमारे पास कंपाउंड है, एक्सक्रिएशन किया जाए, रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट को भाई एक्सक्रिएट किया जाए और रिमूव किया जाए केमिकल वेस्ट को हमारे बॉडी से, और उसके बाद ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। भाई आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुए, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुए उसको बॉडी से बाहर निकाला जाए, ठीक है, विद इन द सेल, ऐसे प्रोसेस को आप कहते हैं एक्सक्रिएशन, ठीक हो गया जब। अब ये नाइट्रोजनस एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, जैसे कि एनिमल्स के अंदर बात करो तो अमोनिया है मेरे बेटा, अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक है, ठीक है, अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड आपके पास है, ठीक है। अब हमारे पास रिलेशनशिप है भाई एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट और हैबिटेट के ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास कुछ देख लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या है हमारे पास एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट और हमारे पास हैबिटेट के बीच में क्या है। तो एग्जैक्ट नेचर देखी जाए तो एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट की वो डिटरमाइन की जाती है बेसिकली अवेलेबिलिटी या पानी जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है बेस्ड अपन हैबिटेट की बुनियाद के ऊपर, इसको को रिलेशन किया जाता है हैबिटेट के ऊपर। अमोनिया एक्वेटिक जो अमोनिया जो बेसिकली वो प्रोड्यूस करता है एक्वेटिक एनिमल, जो भी एक्वेटिक एनिमल होगा वो बेसिकली अमोनिया को प्रोड्यूस करेगा। यूरिया जो प्रोड्यूस करते हैं वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, ये चीज याद रखेंगे। अमोनिया जो एक्वेटिक एनिमल आपके पास होते हैं वो जो पानी के अंदर जो एनिमल रहते हैं वो अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं, और यूरिया को जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं और जमीन के ऊपर जो एनिमल रहते हैं बेसिकली वो अमोनिया को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और यूरिक एसिड सिर्फ आपके पास टेरेस्ट्रियल करते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है। आपको क्या चीज याद रखना, आपको याद रखना कि जो अमोनिया है वो एक्वेटिक एनिमल जो करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जबकि यूरिया जो है हमारे पास जो यूरिया जो हमारे पास है वो एक्वेटिक और जो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल है वो प्रोड्यूस कर होते हैं, और जो यूरिक एसिड है वो टेरेस्ट्रियल करते हैं। तो अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया क्या है। अमोनिया आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर आप देखते हैं ये कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला NH3 होता है, ठीक है, इस तरह से। अब अमोनिया एक किस्म की गैस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ केमिस्ट्री लिहाज से, ठीक है, अमोनिया गैस है, इसका फार्मूला NH3 होता है। तो अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक है, याद रखिए अमोनिया बहुत टॉक्सिक है। क्यों टॉक्सिक क्यों है, क्योंकि भाई ये क्या करता है हमारी रेज कर देता है पीएच या बॉडी फ्लूइड। आपको पता है जब भी बॉडी के फ्लूइड है, ठीक है, अगर उसकी पीएच इंक्रीज होगी, आपको पता है जब आपकी बॉडी के पीएच इंक्रीज हो जाती है तो आपकी डेथ हो सकती है, ये चीज याद रखेंगे। जब डिक्रीज होती है तो आप कोमा के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो अमोनिया क्या होता है हाईली टॉक्सिक होता है, क्यों, क्योंकि यार ये हमारे बॉडी की जो पीएच है उसको इंक्रीज करता है, और आपको पता है जब पीएच इंक्रीज हो जाती है तो हमारे एंजाइम है वो काम नहीं करते, जब एंजाइम काम नहीं करते तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। तो इस वजह से ये क्या करता है हमारी जो पीएच है बॉडी की इंक्रीज कर देता है फ्लूइड की, और इंटरफेयर करता है हमारी मेम्ब्रेन्स के ऊपर, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट फंक्शन, जो मेम्ब्रेन का जो काम होता है, जो ट्रांसपोर्ट फंक्शन होता है उसके ऊपर भी ये इंटरफेयर कर रहा होता है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। तो ये एक हाईली सॉल्युबल है पानी के अंदर, अगर आप पानी के अंदर इसको डिसॉल्व करेंगे ये सॉल्युबल होता है, और ये डिफ्यूज होता है रैपिडली अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अगर ये याद रखें अमोनिया है, अमोनिया जो सेल मेम्ब्रेन है भाई, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन इसके अक्रॉस रैपिडली क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। इस वजह से इसको एक्सक्रिएट किया जाता है रैपिडली। अब जाहिर सी बात है जब ये डिफ्यूज इतना जल्दी से हो रहा है तो इस वजह से इसको हम एक्सक्रिएट भी जल्दी करते हैं। अब आपको एक चीज मैं बताऊं, ये पॉइंट नोट करें, देखो भाई अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन का 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अगर 1 ग्राम आपकी
अगर 1 ग्राम आप नाइट्रोजन ले किसकी फॉर्म के अंदर, अमोनिया की फॉर्म के अंदर। भाई 1 ग्राम आपने नाइट्रोजन लिया, किसकी फॉर्म में लिया, आपने अमोनिया की फॉर्म के अंदर। मतलब इस तरह से ले, अगर आपने इस तरह दिया NH3, तो बेसिकली ये आपका NH3 का मतलब 1 ग्राम लिया आपने नाइट्रोजन का, किस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में। जब लेते हैं 1 ग्राम नाइट्रोजन का अमोनिया की फॉर्म के अंदर, तो बेसिकली आपको 500 ml वाटर चाहिए ताकि उसको नॉन टॉक्सिक बनाए। मतलब अगर अमोनिया है भाई, ठीक है, अगर 1 ग्राम आप नाइट्रोजन लेते हैं अमोनिया की फॉर्म के अंदर, तो आपको 500 कितना, आपको 500 ml पानी चाहिए ताकि आप उसको नॉन टॉक्सिक लेवल के अंदर लेके आए। सच ये इतना ज्यादा पानी आपको चाहिए, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी आप ज्यादा चाहिए इतना 500 ml सिर्फ एक हमारे पास नाइट्रोजन सिर्फ अमोनिया के अंदर मौजूद है, उसको कन्वर्ट करने के लिए नॉन टॉक्सिक के लिए। तो भाई इतना ज्यादा पानी टेरेस्ट्रियल एनिमल और बाकी एनिमल नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं वही एनिमल जो एक्वेटिक है, जो पानी के अंदर रहते हैं, वो उसको अफेक्ट करते हैं, मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। इस वजह से ये सिर्फ उनके अंदर प्रोड्यूस होता है। पर्टिकुलरली जो हमारे फ्रेश वाटर होते हैं, ज्यादातर आपके मोस्ट फिशेज हैं, प्रोटोजोन है, ठीक है, फिशेज हैं, प्रोटोजोन है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, आपकी जो फिश है, सॉरी फिश है, फिश नहीं फिश, ठीक है, आपके फिशेस हैं, आपके प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है, स्पंज है, आपके जो स्पंज बेसिकली ग्रुप है एक फाइलम पॉलीफेरा के अंदर, और सैलुट्रेट है, ठीक है। तो ये सारे आपके अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज याद रखेंगे कि मोस्ट फिशेस हैं, प्रोटोजोन्स है, ठीक है, स्पंज है आपके पास, सैलुट्रेट है, ये सारे आपके अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल जो एक्सक्रिएट करते हैं अमोनिया को, वो एक मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उसको हम अमोनियोटेली कहते हैं। कि वो एनिमल जैसे कि आपके प्रोटोजोन है, स्पंज है, ठीक है, सैलुट्रेट है, ठीक है, ये सारे एनिमल को कहलाते हैं हमारा अमोनियोटेली, क्योंकि ये अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है भाई, ये तो बात क्लियर हो गया। ओके, आगे चलते हैं। यूरिया की बात करते हैं। तो यूरिया क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लेस फ्रेश वाटर अवेलेबल, मतलब पानी जो है वो कम है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं यूरिया को। सच जैसे कि इसके अंदर कुछ हमारे मरीन ऑर्गेनिज्म है और सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। याद रखें, यूरिया आपके जितने भी टेरेस्ट्रियल मतलब वो एनिमल जो जमीन के ऊपर रहते हैं, जमीन के ऊपर जितने भी लिविंग और जो एनिमल रहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं यूरिया को। और कुछ ओके और कुछ हमारे पास जो मरीन एनिमल हैं वो भी ये यूरिया को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म रिमूव करते हैं मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजनियस वेस्ट को किस फॉर्म के अंदर, यूरिया को। तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करते हैं किस फॉर्म के अंदर, यूरिया की फॉर्म के अंदर। तो ये इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कुछ एनर्जी, ताकि वो ये कुछ इन्वेस्ट करते हैं एनर्जी को, कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को इनटू यूरिया के अंदर, तकरीबन विच इज 10,000 मतलब 1,00,000 10,000 मतलब 1,00,000 टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। याद रखें, यूरिया जो है भाई वो 1 लाख, ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6, तो बेसिकली ये 1 लाख, याद रखें जो यूरिया है वो 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया से। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। अमोनिया से यूरिया 1 लाख मतलब 1,00,000 क्या है, कम टॉक्सिक होता है किसे, अमोनिया से। ठीक है, तो यूरिया 1,00,000 क्या है, कम टॉक्सिक है किसे, अमोनिया से। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन, अगर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन लेते किस फॉर्म के अंदर, यूरिया के फॉर्म के अंदर, तो आपको 500 ml पानी चाहिए। अगर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन लेते हैं किस फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म के अंदर, तो आपको 500 ml पानी चाहिए। ठीक है, पानी चाहिए ताकि उसको नॉन टॉक्सिक बना सके। तो वो एनिमल जो एक्सक्रिएट करते हैं यूरिया को, तो वो उसके अंदर ज्यादातर नाइट्रोजनस हमारे वेस्ट होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं यूरियोटेलिक, तो वो एनिमल कहलाते हैं यूरियोटेलिक। बेसिकली यूरियोटेलिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिया को प्रोड्यूस करते हैं। यूरिक एसिड बेसिकली ये हमारा प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट होता है प्यूरिन का। प्यूरिन जो हमारे पास दो इसके अंदर आते हैं, नाइट्रोजन बेस एडिनिन एंड ग्यूनिन। ठीक है, तो एडिनिन और ग्यूनिन हमारे पास ये आ जाता है इसके अंदर, ये डबल रिंग होती है। ठीक है, अनब्रांच होती है। तो यूरिक एसिड एक ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट होता है प्यूरिन का। जब प्यूरिन को तोड़ा जाता है इसके अंदर यूरिक एसिड बनता है, और ये लेस टॉक्सिक होता है यूरिया से, और ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म के अंदर होता है, मतलब सॉल्यूशन जो प्रेसिपिटेट बनाता है, और ये अलाउ करता है 4 नाइट्रोजन एटम्स को पर यूरिक एसिड टू बी एक्सक्रीटेड। तकरीबन ये अलाउ करता है 4 नाइट्रोजन एटम्स को पर यूरिक एसिड मालिक्यूल। अगर एक यूरिक एसिड का मालिक्यूल है तो बेसिकली तो ये क्या करे, एक यूरिक एसिड का मालिक्यूल है, ये क्या करे, 4 नाइट्रोजन एटम को अलाउ करेगा, तो एक्सक्रिएट करेगा। भाई अगर एक पर मॉलिक्यूल है, ठीक है, यूरिक एसिड का, तो वो 4 नाइट्रोजन एटम्स को क्या करेगा, अलाउ करेगा, एक्सक्रिएट करेगा।
1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड वन, मतलब अगर आप 1 ग्राम लेते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है, अगर 1 ग्राम लेते हैं नाइट्रोजन का किस फॉर्म के अंदर, यूरिक एसिड की फॉर्म के अंदर, तो आपको सिर्फ कितना पानी चाहिए, 1 ml वाटर चाहिए उसको एक्सक्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब दोबारा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखो ये पॉइंट नोट करें कि अगर आप 1 ग्राम लेते हैं नाइट्रोजन का इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अगर 1 ग्राम लेते हैं नाइट्रोजन का इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, तो आपको कितना पानी चाहिए इसको नॉन टॉक्सिक बनाने के लिए, तो आपको तकरीबन 500 ml पानी चाहिए, ठीक है, 500 ml पानी चाहिए, ठीक है। अगर आप 1 ग्राम लेते हैं नाइट्रोजन का, भाई अगर 1 ग्राम लेते हैं नाइट्रोजन का किस फॉर्म के अंदर, आप 1 ग्राम नाइट्रोजन का लेते हैं यूरिया फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो इसके लिए आपको 50 ml पानी चाहिए इसको नॉन टॉक्सिक बनाने के लिए। अगर आप 1 ग्राम लेते हैं नाइट्रोजन का इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड के अंदर, तो आपको 1 ml चाहिए इसको एक्सक्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास है क्या क्या चीजें, तो ये भी देख लेते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग, वेयर डू यू थिंक द कार्बन डाइऑक्साइड यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कम्स फ्रॉम। आप कहाँ, आप किस तरह से सोचते हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो यूरिया फॉर्मेशन होती है वो कहाँ से आती है, बेसिकली वो आती है हमारे एनवायरमेंट से, मतलब लंग्स से आती है, आपके जो लंग्स है वहां से आती है। और वेयर डज द रिमाइंडर ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गो टू एक्सट्रा, अब वो जो फिर दोबारा कहाँ पर जाती है, लंग्स से जाती है और बाहर निकाली जाती है। साइंस सर्टिफिकेट के अंदर कि ह्यूमन एक्सक्रिएट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिक, इंसान जो है वो क्या कहते हैं स्मॉल क्वांटिटी के अंदर यूरिक एसिड को एक्सक्रिएट कर होते हैं, बट दिस इज प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये जो जो हमारे पास यूरिक एसिड है बेसिकली ये प्रोड्यूस होता है जब न्यूक्लिक एसिड है, जैसे कि जो प्यूरिन है जब वो टूटता है तब बनता है, और ये इज नॉट फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। याद रखें यूरिक एसिड कभी भी प्रोटीन के टूटने से नहीं बनता है, यूरिक एसिड तब बनता है जब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड टूट रहा होता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम हमारा यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट होता है यूरिन पर डे, हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 1 ग्राम 1 ग्राम यूरिक एसिड का प्रोड्यूस होता है पर डे, यूरिन पर डे, मतलब एक दिन जो यूरिन है हमारे पास पर डे के अंदर, तो उसके अंदर सिर्फ 1 ग्राम हमारे पास यूरिक एसिड वो एक्सक्रिएट हो रहा होता है। तो वो एनिमल जिसका, हाँ वो एनिमल जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं यूरिकोटेलिक कहते हैं, और इनके अंदर हमारा टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट, जितने भी आपके पास जो टेरेस्ट्रियल मतलब वो एनिमल जो लैंड के ऊपर रहते हैं, जो जमीन के ऊपर रहते हैं, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल जितने भी वो हमारे पास क्या है वो यूरियोटेलिक होते हैं। टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट जो आपके जो जितने भी इनवर्टिब्रेट है, एग लेइंग जो वर्टिब्रेट जो जितने भी एग लेइंग जो वर्टिब्रेट जैसे कि बर्ड्स है, ठीक है, ये चीजें आपके आ जाते हैं। ये एनिमल रही जो प्रोड्यूस करते हैं यूरिकोटेलिक, इसको हम कहते हैं यूरिकोटेलिक कहते हैं कि ये यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। अब देख लेते हैं हमारे पास एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ मेंस। अब इंसान की अगर हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम को देखें तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम या जिसको हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, या आप इसको एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहें या यूरिनरी सिस्टम कहें। अब ये कंसिस्ट होता है भाई, इसके अंदर किडनीज हैं, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, और हमारे पास ट्यूबुलर होता है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आपके पास, यूरिनरी सिस्टम है, किडनीज है, यूरेटर है, और यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरेथ्रा होता है, ठीक है। किडनी हमारा आइदर साइड होती है वर्टिब्रल कॉलम, और बीच में हमारे पास इसकी अगर लोकेशन है याद रखें 12 थोरेसिक, ठीक है, और 3rd लंबर वर्टिब्रा, मतलब ये आपका जो वर्टिब्रा होता है इसकी जो 12 थोरेसिक है, ठीक है, वहां पर मौजूद होता है, और जो 3rd लंबर है भाई, ठीक है, यहाँ पर किडनी मौजूद होती है। अब अगर यूरेटर को देखा जाए तो वो एक ट्यूबुलर ऑर्गन है, तकरीबन ये 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर का होता है। ये चीज याद रखेंगे कि 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। ये आप देख रहे हैं, अगर ये आपके पास किडनी है भाई, और ये आपके पास जो ये जो ट्यूब देख रहे हैं इस ट्यूब को आप कहते हैं यूरेटर, ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। अब क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम बताऊं इस तरह, देखो भाई, अब यहाँ पर हमारे पास दो जो पाइप्स हैं, एक वेना केवा और ओरोटा। अब जो ओरोटा है वो बेसिकली कहाँ से शुरू होता है भाई, ये जो आपका लेफ्ट एंट्री में नहीं है ना, लेफ्ट एंट्री वेंट्रिकल वहां से हमारे पास ये ओरोटा शुरू होता है, ठीक है। और ये ओरोटा किडनी, ये ओरोटा जब आती है तो ओरोटा क्या होती है भाई, टूट ब्रांच में टूटते हैं, जिसको हम कहते हैं वेनल आर्टरीज को कहते हैं भाई, जो सॉरी ओरोटा है वो आगे जाके ब्रांच में टूटते हैं जिसको हम रेनल आर्टरी कहते हैं, और रेनल आर्टरी दाखिल होती है किडनी के अंदर, और ये जो वेना केवा है वो दाखिल होते हैं हमारे पास रेनल वेन के अंदर। अब जो इसका वेना केवा है वो आगे जाके टूटेगी ब्रांच में, मतलब
ब्रेक हो जाती है, जिसको रेनल वेन कहते हैं। रेनल वेन का काम होता है कि जो ब्लड है उसको किडनी तक, सॉरी हार्ट तक ले जाना, और जो रेनल आर्टरीज का काम है वो ब्लड को किडनी तक ले जाना, ठीक है। तो ये आपके पास राइट किडनी है भाई, ये लेफ्ट किडनी है। तो ये चीज याद रखें कि जो लेफ्ट किडनी है, ये राइट है ये लेफ्ट, तो राइट किडनी है थोड़ी लार्ज होती है, ठीक है, साइज के अंदर, और ये दिल के करीब होती है। जब लेफ्ट किडनी नीचे होती है तो देखो आप जो स्लाइटली नीचे होती है, क्योंकि यहाँ पर इसको लीवर होता है वो मौजूद, ये शॉर्ट होती है, ये थोड़ी लॉन्ग होती है, ये शॉर्ट होती है। ये आपके पास ब्लेडर है, यूरानी ब्लेडर है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये थिंक होता है, याद रहो ये हमारे पास क्या है, यूरानी ब्लेडर है, थिक होता है, ठीक है, मसल्स का बना होता है, और ये क्या करता है, यूरिन को होल्ड करता है, हाफ लीटर यूरिन को, ये हाफ लीटर यूरिन को होल्ड कर सकता है। तो ये जो हमारे पास हाफ लीटर यूरिन है उसको ये होल्ड करता है, ये यूरेथ्रा है, ठीक है, ओपनिंग है, और उधर से हमारे पास आगे चला जाएगा, मतलब यूरिन है। और ईच यूरेटर की लेंथ बता दी मैंने, ठीक है, ये बिगेन होता है, एक फ्यूनल शेप होती है। अब यहाँ पर एक शेप, यहाँ पर ये इस तरह से इस पॉइंट को, ये पॉइंट कहलाती है कि वो पॉइंट जहां पर हमारे पास ये यूरेटर शुरू हो, उस पॉइंट को आप कहते हैं क्या, उस प्लेस को आप कहते हैं फ्यूनल शेप होती है, जिसको हम रेनल पेल्विस कहते हैं। और ये एक्सटेंड होती है, नीचे की तरह आती है, और पैरेलल होती है वर्टिब्रल कॉलम से, मतलब ये वर्टिब्रल कॉलम है उसके क्या साथ साथ होती है, ठीक है। तो ये ज्वाइन होती है, किसको ज्वाइन करती है, ये आप देख रहे हैं यूरानी ब्लैडर को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करती है यूरिन को फ्रॉम किडनी से यूरानी ब्लैडर तक। यूरानी ब्लैडर एक किस्म का होलो है, याद रखेंगे ये क्या होलो है, डिस्टेंसिबल मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है भाई, डिस्टेंसिबल, ये वर्ड समझना है कि डिस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है। डिस्टेंसिबल जैसे कि मैंने आपको मैंने जब वो पढ़ाया था आपको डाइजेशन, तो वहां पर भी एक वर्ड था कि स्टोमक इज अ डिस्टेंसिबल ऑर्गन। डिस्टेंसिबल ऑर्गन मतलब होता है हर वो ऑर्गन जो अपनी साइज को इंक्रीज कर सके, तो वो कहलाता है डिस्टेंसिबल ऑर्गन। तो बेसिकली ये मस्कुलर है, जब इसके अंदर यूरिन ज्यादा हो जाता है तो ये अपनी साइज को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, तो ये कहलाता है डिस्टेंसिबल होता है। मसल्स का बना ऑर्गन है, ठीक है, और ये लोकेटेड होता है आपके पेल्विक कैविटी, जो आपकी पेल्विक कैविटी है वहां पर मौजूद होता है। ये सर्व करता है कि रिजर्वायर है, रिजर्वायर मतलब ये स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, तो ये स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। यूरेथ्रा एक ट्यूब है जो कैरी करेगा यूरिन को, कहां से, यूरानी ब्लैडर। ये जो यूरेथ्रा है ये ट्यूब होता है, ये क्या करेगा, यूरानी ब्लैडर से यूरिन लेगा और दोबारा फिर क्या करेगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो लुक एट द डायग्राम ऑफ किडनी, ये आपके पास किडनी है भाई, ये वो पॉइंट है हाइलम जिसे कहते हैं, वो पॉइंट जहां पर आपके जो रेनल आर्टरीज और जो रेनल वेन है वो इंटर हो रही है या एग्जिस्ट हो रही है। तो रेनल आर्टरी इंटर हो रही होती है और रेनल वेन जो होती है वो एग्जिस्ट हो रही है। वो पॉइंट जहां पर हमारा जो आर्टरी या वेन जो है वो एग्जिस्ट करें या एंटर हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं, ये पॉइंट कहलाती है हमारे पास हाइलम। और वो पॉइंट, ये जो हमारे पास जो फ्यूनल शेप आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको पेल्विस कहते हैं, ठीक है। तो पेल्विस, जिसको रेनल पेल्विस कहते हैं, पेल्विस क्या है, ये एक फ्यूनल शेप होती है, तो वो जहां पर हमारा यूरेटर हमारा शुरू होता है। तो किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये रेनल आर्टरीज है, ठीक है, ये आपके पास क्या इनकी आर्ट्रियोल है। किडनी के जो दो पार्ट है, आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को हम मेडुला कहते हैं, और मेडुला कंसिस्ट होता है पैरामिड का। और तकरीबन ये जो किडनी के अंदर जो पैरामिड होता है 7 से लेकर 18 पैरामिड होता है। ये चीज याद रखें, जो किडनी के अंदर जो पैरामिड्स होते हैं भाई वो 7 से 18 होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखें, कॉर्टेक्स जो है वो लाइट पार्ट होता है, जबकि मेडुला जो है ये डार्क है, ये आपको ये डार्क पार्ट होगा ये। तो ये मेडुला जो आपका भाई वो क्या है, डार्क है, ठीक है, मेडुला आपका डार्क पार्ट होता है और ये कॉर्टेक्स लाइट पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ किडनी। भाई किडनी की स्ट्रक्चर को मैंने देख लिया कि स्ट्रक्चर क्या है, अब इसकी फंक्शन की देख लेते हैं। तो वो साइंस जिसके अंदर आप स्ट्रक्चर, फंक्शंस और डिजीज ऑफ किडनी के बारे में पढ़ें, वो स्ट्रक्चर वो हमारे पास साइंस जहां पर हम डिजीज और स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में पढ़ें, उसको हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। भाई नेफ्रोलॉजी एक ब्रांच होती है, जैसे कार्डियोलॉजी ब्रांच है जिसके अंदर आप हार्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। एंजियोलॉजी एक ब्रांच होती है जहां पर आप डिजीज ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नेफ्रोलॉजी वो ब्रांच है जहां पर आप स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड डिजीज ऑफ किडनी को देख रहे होते हैं। एक और भी ब्रांच है हमारे यूरोदोलॉजी, ठीक है, यूरोदोलॉजी वो ब्रांच है, या यूरियोलॉजी, ठीक है, ये यूरेथ्रोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर हम यूरेथ्रा यो है उसके बारे में देख रहे होते हैं, ठीक है। नेफ्रोलॉजी के अंदर मैंने बताया कि किडनी की स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिजीज को देख रहे हो तो उसको ब्रांच कहते हैं साइंस की नेफ्रोलॉजी। किडनी एक रेडिश है, याद रखें, किडनी एक रेडिश ब्राउन होती है, इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है,
और ये बीन शेप होती है। बीन का मतलब होता है जिसके आपके मटर होता है, मटर यहाँ चाम मतलब चाम, ग्राम ग्राम सॉरी ग्राम चाम नहीं, ग्राम ग्राम की शेप की तरह होता है। ये ऑर्गन है। स्मॉल सरफेस होता है इसका, जो मतलब ये स्मॉल सरफेस होता है इसका। ओके हो गया था। एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर है जो इसको हम फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं, जो इनक्लोज करती है ईच किडनी को। ठीक, अब देखो इसको मैं समझा आपको। अब किडनी की आउटर जो लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। जो आउटर लेयर होती है जो किडनी को सराउंड कर रही होती है, बेसिकली मेम्ब्रेन होती है जो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज की, जिसको हम कहते हैं रेनल फेसिका। क्या कहते हैं बच्चे? रेनल फेसिका। ये आपके यहाँ पर नहीं लिखा हो, लेकिन आपकी जो एसटीपी बोर्ड है, सिंध बोर्ड के अंदर आपको लिखा हुआ है। और जो इंटरनल जो बीच में होती है, जो भाई ये जो आपका कॉर्टेक्स है, अब कॉर्टेक्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको आप कहते हैं, ये जो आपका कॉर्टेक्स है भाई, इस कॉर्टेक्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। ठीक है। और ये बीच में जो होती है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम बेसिकली क्या होती है? दरमियान की होती है। तो ये फाइब्रस कैप्सूल है जो इनक्लोज करता है ईच किडनी को। तो लेटर, अब दो चीजें हमारे पास, जो लेटरल साइड होती है और एक होती है मीडियल साइड। इस चीज को याद रखें भाई, लेटरल साइड और मीडियल साइड में मतलब फर्क क्या है? लेटरल साइड वो साइड जो आपकी बॉडी से दूर हो, और मीडियल साइड वो साइड जो आपकी बॉडी से करीब हो। अब इसको समझे, देखो अब भाई देखो यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये जो हमारे पास है पार्ट, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, अब ये जो हमारे पास भाई किडनी है, किडनी का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहेंगे हम? मीडियल पार्ट, क्योंकि ये हमारे बॉडी से करीब है, और ये डिस्टल पार्ट में हमारे बॉडी से दूर है। ये पार्ट क्या हमारे बॉडी से दूर है, तो ये हमारे पास लेटरल है। और याद रखिए किडनी का जो लेटरल पार्ट होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स होगा। क्या होगा भाई? कॉन्वेक्स होता है। और ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? मीडियल पार्ट होगा, वो हमेशा कनकेव होगा। ये वर्ड आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं जब लेंसेज के बारे में आते हैं, कॉन्वेक्स और कनकेव के बारे में। कॉन्वेक्स वो है जिसके एजेस जो होते हैं वो मतलब नैरो होते हैं, और जो मिडिल पोर्शन होता है वो वाइड होता है। ये आप पढ़ते हैं वहां फिजिक्स के अंदर। ठीक है। तो ये मैंने बताया कि जो लेटरल सरफेस है कि जो ईच किडनी का, वो कॉन्वेक्स होता है। मैंने बताया जो लेटरल सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, लेकिन जो अंदर की तरह मीडियल डीपली होता है, जिसको मीडियल साइड है, वो क्या है? कनकेव है। तो अब देखो मीडियल साइड के साइनस होते हैं, रेनल साइनस। साइनस बेसिकली क्या कहते हैं? कैविटी होती है। तो यहाँ पर ये साइनस बेसिकली यहाँ क्या क्या होती है? एक हाइलम कैविटी होती है कि जो मीडियल साइड होती है वहां पर एक डिप्रेशन होती है, जिस वजह से एक होलो चेंबर बनता है। उस होलो चेंबर को हम कहते हैं रेनल साइनसिस। ठीक है। तो ये मीडियल डिप्रेशन की वजह से एक किस्म का होलो चेंबर बनता है, उस होलो चेंबर को आप कहते हैं रेनल साइनसिस। ठीक है। अब रेनल साइनसिस वो पॉइंट है जहां पर हमारी एंट्रेंस होती है हाइलम की। हाइलम वो पॉइंट है जहां पर हमारा रेनल आर्टरीज या रेनल वेन एंटर या हो रहे होते हैं। ठीक है। जहां पर रेनल आर्टरी और नर्व जो हमारे एंटर हो रहे होते हैं, और रेनल वेन और जो हमारे पास यूरेटर है वो एग्जिस्ट हो रहा है, उस पॉइंट को हम कहते हैं हाइलस। ठीक है। अब किडनी है, मैंने बताया किडनी का आउटर पार्ट वो कहलाता है रेनल कॉर्टेक्स कहलाता है, इनर पार्ट रेनल मेडुला कहता है। देखो वर्ड रेनल है वो हमेशा किडनी के लिए यूज करते हैं। रेनल जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं किडनी के लिए। ठीक है। तो आउटर पार्ट वो रेनल कॉर्टेक्स होता है, इनर पार्ट रेनल मेडुला होता है। ठीक है। और इनको सराउंड करने वाला है जिसको हम रेनल साइनस कहते हैं। रेनल मेडुला जो कंसिस्ट होता है नंबर ऑफ क्योन शेप, जो नंबर ऑफ कौन शेप, ये कौन या पैरामिड होते हैं। ठीक है। आपने पैरामिड देखा हो इस तरह से, तो ये शेप होती है, आपने पैरामिड देखा होगा, तो ये पैरामिड शेप होते हैं। ठीक है। तो रेनल मेडुला जो कंसिस्ट होता है नंबर ऑफ कॉन शेप रेनल पैरामिड कहते हैं। ठीक है। तकरीबन जो है एक मैंने बताया किडनी के अंदर 7 से लेकर 18 आपके पास पैरामिड होते हैं। ठीक है। और यूरिन है वो कलेक्ट किया जाता है रेनल पेल्विस से। जो रेनल पेल्विस है वहां से क्या किया जाता है? यूरिन को कलेक्ट किया जाता है, और एग्जिस्ट होता है किडनी के थ्रू यूरेटर के जरिए। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन की बात। भाई देखो किडनी कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट याद रखें। सारा जो काम है वो किसका काम है? नेफ्रॉन का। ठीक है। तो नेफ्रॉन्स के बारे में बात करें कि नेफ्रॉन क्या है। जैसे एक सेल आपको पता है, एक होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है भाई? आप पूछे, न्यूरॉन एक बेसिक यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। ठीक है। तो इस तरह से नेफ्रॉन भी एक बेसिक और फंक्शनल यूनिट है किसका भाई? किडनी का। न्यूरॉन एक सेल है, लेकिन नेफ्रॉन सेल नहीं है। ये सेल नहीं, ये कलेक्शन ऑफ सेल है। ठीक है। नेफ्रॉन मेरे पास सेल नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ सेल होता है। ठीक है। तो नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट हमारा किडनी का बेचे, ये पे याद रखेंगे। नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या चीजें आती है? नेफ्रॉन कंसिस्ट होता है रेनल कॉर्पसेस। अब मैं इसको डायग्राम बताऊं आपको। ठीक है। अगर मैं अपनी सुइटेबल डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ दैट आपको डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो मुझे डायग्राम बनाना तो नहीं आती, लेकिन मैं आपके लिए कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। जस्ट आप इमेजिन करें एक इस तरह से डायग्राम मैंने बनाई है। ठीक है।
समझने की कोशिश करें। ठीक है, इस तरह की बस भी बनी हुई है, इसको ही दिखा देता हूँ। तो अब देखो ये हमारा नेफ्रॉन है, ये सारी स्ट्रक्चर, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, और ये आपके पास आर्टरी है। ठीक है, ये आपकी आर्टरी है, आगे जाके ये आर्टरी डिवाइड हो रही है, जिसको हम एफरेंट आर्टरी कहते हैं। एफरेंट मतलब ले आने वाली, एफरेंट मतलब ले आना। ठीक है, और ये आर्टरी आगे जाके क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है एफरेंट आर्टरी के अंदर। और ये जो आपके पास ग्रुप हुआ है हमारा कैपिलरीज का, इसको हम कहते हैं बंडल जो है कैपिलरीज का, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इस कैपिलरीज को क्या कहते हैं हम, ये जो हमारे पास ग्रुप है इसको क्या कहते हैं हम, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम ग्लोमेरुलस से ये हमारे पास ये दूसरी हमारे पास जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एफरेंट आर्टरी, जो ले जाने वाली है। ठीक है, और ये आपका ग्लोमेरुलस कैपिलरीज कहलाती है। और ये जो चांद की शेप, जो स्ट्रक्चर है चांद की शेप, चांद की जैसा जो स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस को सराउंड कर रहा है, इसको कहते हैं बॉमेंस कैप्सूल। दोनों को भाई, जो ग्लोमेरुलस है और बॉमेन कैप्सूल को, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, मेल्फिजियन बॉडी कहते हैं। मेल्फिजियन बॉडी कहते हैं, जिसको या दूसरा नाम होता है रेनल कॉर्पसस। ठीक है, आप इसको रेनल कॉर्पसस कहें या मेल्फिजियन बॉडी कहें। आगे जाके जो हमारे पास बॉमेन्स कैप्सूल है वो क्वाइल होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है। ये देखो, ये हाईली क्वाइल्ड है। इस पार्ट को आप कहते हैं पीसीटी, प्रोऑक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास बॉमेन्स कैप्सूल के करीब होते हैं, इसलिए इसको प्रोऑक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। साइंस के अंदर प्रो का मतलब होता है करीब। ठीक है, तो ये प्रोक्सिमल कन्वर्टिबल आगे जाके ये यू शेप एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। देखो, ये आगे जाके ये यू शेप स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनल। और ये दोबारा लूप ऑफ हेनल दोबारा ये जा रही है इस डक्ट के अंदर, दोबारा एक डक्ट में कन्वर्ट हो रही है, जिसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वर्टिबल। और ये डिस्टल कन्वर्ट हो रही है, मतलब एंटर हो रही है, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर वो कैपिलरीज जो पीसीटी को और डीसीटी को सराउंड कर रही है, उसको हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। हर वो कैपिलरीज जो क्या करें, टीसीटी को और डीसीटी को सराउंड करें, वो कहलाती है हमारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती है। ठीक है, या पेरिट्यूबुलर क्यों कहते हैं, पेरी का मतलब अराउंड। ठीक है, ये चीजें कर, और वो कैपिलरीज जो इस बेसिकली जो लूप ऑफ वेनल को सराउंड करिए, वो वाजा रेक्टा है। ठीक है, अब इसके दो पार्ट है, एक नीचे से ऊपर से नीचे तरह आ रहा है, उसको मतलब डिसेंडिंग लिम्ब है, और एक ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, वो होता है असेंडिंग लिम्ब होता है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आगे जाकर काम क्या है। अब हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, तो एक अलग सा टॉपिक है, ये सिंध बोर्ड के अंदर नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो भाई हेडिंग अलग, बात लिखी वही आगे सेम है। ठीक है, तो रेनल आर्टरी जब किडनी के अंदर दाखिल इंटर होती है, तो ये ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, और प्रोजेक्ट होती है कॉर्टेक्स के अंदर, और ये ब्रांचेस जो कहलाते हैं हमारे एफरेंट आर्टरी है। और एफरेंट आर्टरी बेसिकली सप्लाई करती है ब्लड को, ब्लड एफरेंट आर्टरी किसको ब्लड देती है भाई, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती है उनको ब्लड देती है। और जो रेनल कैप्सूल है, ठीक है, रेनल कैप्सूल जो आपके पास है, उसको भी ये ब्लड को सप्लाई कर रही होती है। एफरेंट आर्ट्रियोल जो है भाई राइज होते हैं कहाँ से, ग्लोमेरुलस से। आपके जो ग्लोमेरुलर है, ठीक है, ग्लोमेरुलर है, वहां से क्या होती है आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल आती है, और ये किस्म का पल्लेक्स ऑफ कैपिलरीज देती है, जिसको हम पेरी का मतलब अराउंड, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो आती है। तो ये अराउंड प्रोक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर होते हैं, और ये स्पेशलाइज पार्ट होता है हमारे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का, जिसको हम वाजा रेक्टा कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको वाजा रेक्टा कह रहे होते हैं। कोर्स मेडुला अलॉन्ग विद लूप ऑफ हेनल, और ये हेनल जो दोबारा टूवर्ड, अब ये कहां से होता है, ये लूप ऑफ हेनल के ऊपर होता है, दोबारा ये वापस जाता है हमारे कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है वो ड्रेन करती है रेनल वेन को। ये याद रखें, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है वो ड्रेन करती है रेनल वेन को, और जो रेनल वेन है भाई वो एग्जिस्ट होती है किडनी के अंदर और कनेक्ट करती है इंफीरियर वेना केवा को। ठीक है, ओके। फंक्शन ऑफ किडनी, भाई किडनी की क्या क्या काम है उसको देख लेते हैं। हालांकि ये अभी लेक्चर बहुत लंबी हो रही है, तो ये मैं लेक्चर आपको भाई नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि इसकी क्या फंक्शन है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बात करूंगा कि इसके क्या काम होंगे। थैंक यू सो मच।